नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम बात करने वाले हैं फार्म बिल्स के बारे में। जो 3 बिल्स हैं, इन्होंने तहलका मचाया हुआ है पूरे देश में, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडिया में, उनकी बॉडी है, जो सारी कंपनियाँ हैं उन लोगों ने मिल करके ये बॉडी फॉर्म की है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट जो है वो भी पीछे नहीं हट रही है फार्म बिल को लेकर के, वो भी एकदम बोल रहे हैं कि हम इन्हें पास करने वाले हैं। और जो किसान हैं वो भी अपोजिशन में लगे हुए हैं, बोल रहे हैं हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इसमें से क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो इसमें से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा विवाद इस तरीके से क्रिएट हो गया है कि रिलायंस के, आपने सुना होगा कि टावर्स तोड़े जा रहे हैं, जितनी भी दुकानें हरियाणा पंजाब में वो सारी बंद करी जा रही है, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो सारी बंद करी जा रही है। इसमें से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो फिक्की जो है वो ऐसा कह रहा है कि अभी भी इंडिया जो है वो कोविड-19 से उभर ही रहा है, और अगर ऐसे में ऐसा आपस में दोनों एकदम एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे और ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है इंडिया का। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा वो मान रहे हैं कि उन्होंने बताया है कुछ, उन्होंने अपने कैलकुलेशंस किए हैं, उससे उन्होंने बताया कई बिलियन डॉलर्स का घाटा जो है वो ऑलरेडी हो चुका है इंडिया को। तो दोस्तों, आज हम इस पर एक बहुत ही होलिस्टिक डिस्कशन करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट जितनी भी आज तक की फॉर्म हुई है, हमारे यहाँ पर 10 से ज़्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, लेकिन आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है जो कि फार्म के ऊपर मतलब फार्मर्स के ऊपर कोई बिल ला सके। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में लगभग 50% जनता जो है वो फार्मर है। तो वो ऐसा कोई भी नहीं लाना चाहता, इससे कि उनके वोट बैंक पर असर पड़े। इस वजह से क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई भी ऐसा बिल ला पाए। तो क्या है, ये वाली जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, ये ऐसा कुछ बिल ला करके कुछ ये चाह रहे हैं कि फार्मर्स का कुछ भला हो जाए। तो इन्होंने अपने हैंड पे जो किया है वो हम देखते हैं कि वो कैसे अच्छा है इंडियन फार्मर्स के लिए या बुरा है, या फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या खामियां रह गई हैं। अगर उनको हम सही तरीके से उन पे नज़र डालें तो उनको हम बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, शुरू से देखते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो आप ये तीनों फार्म बिल्स के नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, आप ये मान के चलिए बहुत ही हाईलाइटेड रहने वाला है मुद्दा एकदम। तो आप इनको याद कर सकते हैं। पहले का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको FPTC के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इसके अंदर क्या है वो डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए कि इसका नाम क्या है, उनको अच्छे तरीके से आप कोशिश करिए कि आप याद कर लीजिए इन्हें। दूसरा नाम है इनका द फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, ये हो गया हमारा दूसरा। और ये तीसरा वाला जो है, इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, ये है तीसरा। तो ये 3 फार्मूलाज थे। आइए अब हम पहले देखेंगे कि इंडिया में जो हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत पड़ रही है जिससे कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ पाए। आपको पता होगा हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम 2022-23 तक फार्मर्स की इनकम जो है डबल कर देंगे। वैसे तो ये लग नहीं रहा कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने में क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या ख़राब कर रहे हैं उसके ऊपर हमें नज़र डालेंगे। तो ये देखिए, आपको ये बात पता होगी, इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फूड प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे क्रॉप यील्ड है, मतलब कि 1 हेक्टेयर या फिर 1 यूनिट पर यूनिट एरिया में कितना हम क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं हम यील्ड, क्रॉप यील्ड। वो इंडिया में बहुत ही कम है। तो इसे इंडिया जब तक इसको नहीं बढ़ाएगा तब तक इंडिया की इनकम बढ़ेगी फार्मर्स की, ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया के किसानों ने जो है वो बहुत ही झंडे गाड़े हुए हैं। ये आप इस डाटा से देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितने भी पल्स उगता है, पल्स आप समझ रहे हैं, दाल जो होती है, चाहे वो अरहर की दाल हो, मूंग मसूर, जितनी भी दाल होती है वो सारी की सारी पल्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो दुनिया की जो 24% दाल है वो केवल इंडिया अकेले दम पर उगाता है। ये 2017 का डाटा है, आप ये कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, या आप किसी भी एग्जाम में लिख के आएंगे तो उनके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको ये काफ़ी डाटा जो है वो पता है। तो 2017 का डाटा है, ये देखिए कि 24% दुनिया का जो पल्स है वो हम उगाते हैं, इंडिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप इस बात पे आप को बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं हो कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जो कि हम उगाते हो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें फिर भी विदेश से मंगाना पड़ता है दाल। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि हम बहुत ज़्यादा उगाते हैं, लेकिन शर्म की बात ये भी है कि हमें इतना उगाने के बाद भी हमें कम पड़ जाता है। और उसके पीछे वो जो रीजन है वो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा आप ये देखेंगे, मैंने आपके लिए पॉइंट लिख दिया कि जो हमारे यहाँ पे यील्ड है, जो मैंने आपको बताया अभी, यील्ड मतलब पर यूनिट एरिया में हम कितना उगा पाते हैं, उसे कहते हैं यील्ड, क्रॉप यील्ड। तो इंडिया में ये है केवल 664 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर आप दुनिया के टॉप 10 जो एग्रेरियन इकोनॉमीज हम ऐसी इकोनॉमीज को कहते हैं जिनमें जो मोस्टली जो जनसंख्या है वो इन्वॉल्व हो एग्रीकल्चर में। तो आप अगर उनको देखेंगे तो इंडिया जो है उन टॉप एग्रेरियन इकोनॉमी जो उनमें इंडिया का नंबर नहीं आता है। और अगर आप उनका ग्लोबल एवरेज निकालेंगे तो वो 1009 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इंडिया कितना है 664 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर आप खाली चाइना का देख लेंगे तो चाइना इंडिया से 3 गुना उगाता है उतनी सेम अमाउंट ऑफ ज़मीन में।
तो क्या है कि चाइना के पास ज़मीन भी ज़्यादा है, लेकिन वो तो क्या है कि उनको दूसरी जो सोयाबीन पे ज़्यादा फोकस करता है और उनका अलग अलग कॉटन पे ज़्यादा फोकस करता है। इस वजह से वो ज़्यादा उगाते नहीं, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से वो एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो दूसरी तरफ रहता है। तो इस वजह से वो इंडिया के डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इंडिया जितना उगाता है उसका 3 गुना चाइना उतने ही ज़मीन पर उगा देता है। तो ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात है और उस पर इंडिया को ध्यान देने की जरूरत है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन के साथ होती है वो क्या है कि हम लोगों के यहाँ पे जो मानसून है उसके ऊपर हमारा ओवर डिपेंडेंस है। ओवर डिपेंडेंस मतलब जितना हमारा मानसून के ऊपर भरोसा है कि भाई ये होगा, अगर मान लीजिए मानसून किसी साल ख़राब हो गया तो क्या होगा, हमारी जो पूरी की पूरी फार्म जो हमारा फार्मर है वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर बारिश नहीं होगी सही टाइम पर तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी खेती बाड़ी कर सके सही तरीके से। तो हम ओवर डिपेंडेंट हैं, हम भरोसा बहुत ज़्यादा हमारा मानसून के ऊपर है। और एक और दिक्कत है कि कभी अगर मान लीजिए कि मानसून बहुत बढ़िया है तो क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होगा, बाढ़ आ गई। जैसे कि आप बिहार को जानते होंगे, बिहार में एक नदी है, उस नदी को हम जानते हैं कि कोसी नदी जो है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी साल बारिश हो गई तो क्या होगा, बाढ़ आ जाता है, और किसी साल अगर बारिश नहीं हुई वहाँ पे तो सूखा पड़ गया। तो ये इस वजह से हम मानसून पे टोटली डिपेंड नहीं रह सकते। तो हमें जो है इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और हमें दूसरी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि हम इरीगेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। गवर्नमेंट हालांकि कई सारे इनिशिएटिव्स ली है इसके ऊपर। अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चालू की है इरीगेशन के ऊपर, ताकि इरीगेशन का जो इंडिया में परसेंटेज है वो बढ़ सके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इंडिया में जो किसान इतने तबाह हैं उसके पीछे ये वाला जो रीजन है ये सबसे बड़ा रीजन है। ये रीजन क्या है कि इंडिया के जो फार्मर्स है वो दबा के खाना उगाते हैं, जो हमारे जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा वो उगाते हैं। मतलब अभी आप मान के चलिए 2025 का जो आता है ना डाटा, वो कर देते हैं ओवरकास्ट की कितना हम 2025 में कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया को ज़रूरत पड़ने वाली है 300 मिलियन टन भोजन की। और जो हमारे किसान हैं वो आज ही 2019 का अगर आप डाटा देखेंगे तो 295 मिलियन टन वो ऑलरेडी उगा चुके हैं। अगर माना जा रहा है कि 2% की ग्रोथ रेट से अगर ये बढ़ेगा तो इंडिया को जितना चाहिए हम उससे ज़्यादा उगा रहे हैं। हम हमारे पास स्टॉक भी तमाम, हम जितना हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोदाम है उसका जितना कैपेसिटी है उसका 4 गुना वहाँ पे रखा हुआ है। इसमें से क्या, वो रख के सड़ जाता है, चूहा हुआ सब वहाँ के आके खाता रहता है। इस वजह से क्या हुआ कि हम जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही वाला, अगर जिस दिन गवर्नमेंट हमारी इस पर ध्यान दे दी और इस पर अगर सही तरीके से फोकस कर लिए और इसको निपटा लिएगा तो आप मान के चलिए कि आधा प्रॉब्लम जो यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है कि इंडिया के किसान जितना उगाते हैं उसका खाली 2%, अगर आप पूरी दुनिया का जितना व्यापार होता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो एक देश से दूसरे देश, जैसे हमारे पाकिस्तान कितना बेच रहा है, चाइना कितना बेच रहा है, नेपाल कितना बेच रहा है, कौन कितना खरीद रहा है, अगर सबका आप मिला लेंगे तो जो एक्सपोर्ट कंट्री है जो एग्रीकल्चर का सामान एक्सपोर्ट करती हैं उसमें जो इंडिया का शेयर है वो मात्र 2.15%। आप सोचिए कि इंडिया की जनसंख्या जो है वो पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या है। 17 एक साथ 17% इंडिया जो है पूरी दुनिया की जनसंख्या है। अब इसका 50% जो है वो इंडिया में लोग, 50% लोग लगभग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो अगर 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो कम से कम आप अगर आप 17% का आधा निकालेंगे तो कितना हुआ, 8.5%। तो हमारा जो शेयर है ये 2.25% नहीं 8.5% होना चाहिए, तभी तो जाकर के सही तरीके से इंडिया के किसान जो है वो मज़ा ले पाएंगे। अगर गवर्नमेंट बेच ही नहीं पाएगी जो उगाएंगे तो उनको कैसे पैसा मिलेगा सही तरीके से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट बेच नहीं पा रही है। तो जब बेच नहीं पाएगी तो क्या होगा फिर कि जितना फार्मर जो बेचारा आसपास से अपना पैसा लिया है, सब पैसा लेके लगाया है, उसमें बीज खरीदा, खाद खरीदा, इरीगेशन में पैसा डाला, बिजली बिल भरा। और अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लोन पे पैसा लेके काम करते हैं। अब ये सबसे क्या हुआ कि जब मान लीजिए जब बेचने का टाइम आया, कितना हुआ उसको बेचने का टाइम आया, तो क्या हुआ कि जितने में बिकना चाहिए उतने में बिका ही नहीं, रेट ही कम हो गया। इस वजह से क्या होता है, फिर आप अगर आप अंदाजा लगाएंगे खाली 10,000 फार्मर जो है वो 2019 में सुसाइड किए हैं। 10,000 फार्मर केवल इस वजह से आत्महत्या कर लिए। वो आप मान के चलिए कि वो पैसा नहीं मिल पा रहा, उनको सही तरीके से रोजगार ही नहीं है उनकी, इस वजह से वो मर गए। तो ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि हम बोलते हैं कि हम दुनिया की चौथी पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम एक सुपर पावर बनने वाले हैं, ये वो ताम झाम मार एकदम, और 10,000 किसान मर जाएं अगर एक साल में, तो ये इंडिया के लिए कोई अचीवमेंट है? इंडिया को इसके ऊपर सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। तो आप यही देख लीजिए, मैंने आपके सामने डाटा लगा दिया है। तो 6,426 रुपया जो है वो इंडिया में एक एवरेज मंथली फार्मर कमाता है। लेकिन अब 6,426 रुपये कमाता है तो चलो फिर भी ठीक ठाक है कि 6,426 रुपया एक महीने कमाई आ रही है कि भाई किसान अपना गांव में रह रहे हैं, तो थोड़ा 6,426 रुपये। इसमें भी लोचा है बहुत। लोचा क्या है कि हमारे जो पंजाब के भाई हैं वो तो 18,060 रुपया लगभग कमाते हैं, 18,059 रुपया कमाते हैं हर महीना। और जो बिहार के फार्मर हैं वो सोचिए कितना कमाते हैं, 3,558 रुपया। सोचिए कितना अंतर है, लगभग 6 गुना हो गया। तो भाई इस तरीके से करने से नहीं बात बनेगी ना। अभी तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से वो दोनों लोगों को बराबरी पे रखे। भाई हमारे चाहे बिहार के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो, चाहे हमारे उड़ीसा के किसान हो, हमारे सारे किसान भाई सब बराबर हैं। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए किस तरीके से सबको एक ही जगह पे लाए, और सबको अगर सबको मान लिया 18,000 रुपये महीना मिलने लगे इंडिया में हर किसान को, तब भी एक तरीके से मान लीजिए किसान जो है सुकून की ज़िंदगी जी पाएगा, मरेगा नहीं। 10,000 फार्मर सुसाइड कर लिया, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत तेज ध्यान देने की जरूरत है। अब आप ये देखिए, ये दूसरा वाला डाटा लगाए हैं
86% जो इंडिया में फार्मर है उसके पास जो ज़मीन है वो टोटल जो है वो इस मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर क्या होता है? मार्जिनल फार्मर जो है, मार्जिनल फार्मर ऐसा फार्मर है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन जिसके पास है वो मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल फार्मर कौन सा है? जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। मतलब लगभग 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच वाला जो होगा वो स्मॉल फार्मर होगा। आप सोचिए आप कि यही 86% जनसंख्या जो है मार्जिनल स्मॉल फार्मर इसमें कवर होगा। अब सोचिए अगर गवर्नमेंट ऐसे कानून ले आएगी जिसमें ऐसे दिक्कत हो जाए तो फिर इन किसानों को क्या होगा? जो ये कानून लाई है गवर्नमेंट बोल रही है फ़ायदा होगा, होर्डिंग कर सकते हैं और सामान अपना बेच सकते हैं दूसरी जगह। अभी जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर है 86% हो गए, इनका क्या होगा? तो मर जाएंगे। मान लीजिए जो बड़े बड़े हैं उनका तो तब भी वो लोग स्टॉक स्टॉक कर लेंगे, लेकिन छोटे वालों क्या होगा? तो ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो अब देखिए हम लोगों ने ये बातें कर ली। अब हम देखते हैं कि ज़रूरत क्या है रिफॉर्म्स की। ऐसा क्या है कि जो काम नहीं चल पा रहा है? अगर गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं लाएगी तो जो बोलेगी हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है वो हो नहीं पाएगी। तो ऐसा क्या ज़रूरत है? तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे एकदम आपके लिए डाटा के साथ लगाएं ताकि आपको एकदम संदेह ना रहे कोई, एकदम आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते चलूँ मैं। इस वजह से आपके लिए पूरा डाटा लगा दिया मैंने। अब देखिए नीड फॉर रिफॉर्म क्या क्या है। तो आप ये देखिए कि 2000 में जो हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, हमारे यहाँ पे टोटल जनसंख्या भी लगभग 135 करोड़ के आसपास है, उसमें 60% लोग जो थे, 60% लोग वो खाली फार्मर ही करते थे 2000 में। अभी 2017 में क्या हुआ कि उसका जो स्तर था वो गिर के 44% पे आ गया है। और 2018 में वो और घट गया है और कितना हो गया? 42.5%। तो अभी क्या है कि जो जनसंख्या है हमारी वो दूसरे सेक्टर में जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, सर्विस सेक्टर में जा रही है। जो आज किसान का लड़का है वो किसान कभी नहीं बनना चाहता है। इसके पीछे ये सब रीजन है जो कि आत्महत्या करनी पड़ रही है किसान को, उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से क्या है, किसान नहीं चाहता कि उनके बेटे भी किसान बने। तो अब क्या कर रहे हैं वो अपने लड़कों को कि इंडस्ट्री के पास भेज रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भेज रहे हैं कि जाकर नौकरी करे, अपना 15-20 हज़ार रुपये बढ़िया कमाए लौंडा जो है उनका। तो ये तो हो गया कि कितने फार्मर जो हैं, कितने प्रतिशत किसान जो हैं वो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो जो दूसरा वाला ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए ये आपके लिए लगाए हो कि कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इंडिया की टोटल जीडीपी में। जैसे इंडिया का टोटल 100 रुपया अगर इंडिया कमाता है उसमें से फार्मिंग करके कितना पैसा आता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर से कितना पैसा उसमें आ पा रहा है। तो आप ये देखेंगे 2014 का डाटा अगर आप देखेंगे तो 18.2% जो था वो फार्मर्स जो थे वो हमारे टोटल जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन था उनका। और 18% एग्रीकल्चर का था और 28% जो था वो इंडस्ट्री का था। बाकी जितना बच गया वो सर्विस सेक्टर का था। मतलब सबसे बड़ा अगर योगदान इंडिया की जो जीडीपी है उसमें किसी का है तो किसका है? सर्विस सेक्टर का। जबकि इंडिया एक क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी। तो आप इस हिसाब से देख लीजिए कि इंडिया को कितना चेंज होने की ज़रूरत है। समय के साथ हमें अपने अपने अगर हमें एग्रीकल्चर भी करना है तो उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आप 2019 का डाटा देखेंगे तो 16.5% है जो कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, मतलब ये घटता जा रहा है। और जो पॉपुलेशन है वो भी घटती जा रही है और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो भी घटता है। दोनों चीज़ें घटती जा रही हैं। तो अभी क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया जो है वो 5G अब आ गया है। इस तरीके से इरिगेशन के फील्ड में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है। एग्रीकल्चर में जो पहले हम बीज यूज करते थे वो उतना एडवांस नहीं होता था, अब जो है बहुत एडवांस है। पहले हम मैकेनाइजेशन नहीं करते थे, अब मैकेनाइजेशन आ गया है। मतलब मशीनें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया और थ्रेसर हो गया, अलग अलग और काफ़ी सारी मशीनें आती हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। इस तरीके से पहले क्या था, केवल इरिगेशन फोकस किया था। अब क्या माइक्रो इरिगेशन, वो खेत में कैसे लगा रहता है, आपने देखा होगा अभी वो गोल गोल घूमता रहता है जिससे फुहारा पड़ता रहता है पूरे खेत में। तो उससे क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में पानी पड़ता है खेत के अंदर, लेकिन क्या है इतना भी नहीं पड़ता है कि पानी बेकार हो जाए। समझ गया होगा ना? वो जो गोल गोल घूमता है स्प्रिंकलर कहते हैं उसे अंग्रेजी में। तो अगर आप नहीं नोटिस कर पाए तो आप गूगल पे देख सकते हैं कैसा दिखता है वो। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज आ गई हैं, आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वहाँ एग्रीकल्चर के फार्मर्स जो है उनसे खरीद रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे बेच देते हैं ले जाकर के। तो इसमें से काफ़ी सारा चेंज आ गया है पहले के ज़माने में जो एग्रीकल्चर होता था और अब के टाइम पे। तो अगर इंडिया अगर चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने रहें, हमें किसी दूसरे देश से हमें अभी धान गेहूँ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ती जाए और हमारे जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ती है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ के बारे में बात कर ली कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है। अब आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम जो कर रहे हैं उससे कैसे जो इनकम है फार्मर्स की वो बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो हम अभी ये 3 एक्ट्स लेके आए हैं इससे क्या होगा कि जो किसान है हमारे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर उनका गेहूँ, चावल, तेल, सरसों, मतलब जो भी कोई शुगर केन जो उगाते हैं वो अपना जो सामान है वो किसी भी किसान जो है वो किसी को भी बेच सकता है। वो कंपनी को बेचना चाहे तो कंपनी को बेच सकता है, किसी एक नॉर्मल आदमी को बेचना चाहे उसको बेच सकता है, मतलब जिसको भी चाहे उसको बेच सकता है। पहले वो बोल रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर हम ये करते थे सेल, उसमें कोई दिक्कतें आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या है कि इसको सपोर्ट करेगी तो इसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो किसान को उसका जो सामान है जैसे गेहूँ चावल है उसका जो सही दाम है वो मिल पाए। अभी क्या है कि जो हम एक्ट ला रहे हैं उससे भी काफ़ी इसमें बेनिफिट होगा, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं किसानों को। जो गुमराह कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि किसान जो है वो भड़क गए हैं, और किसान भड़क गए हैं, आंदोलन करने लगे हैं और सब मामला जो है फंस गया है।
तो गवर्नमेंट चाह रही कि बोल रही कि हम भला चाह रहे हैं किसानों का, लेकिन कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं ऐसा करना भड़का रहे हैं किसानों को कि किसान ऐसा आंदोलन करें और जो है गवर्नमेंट ये सब बिल पास ना कर पाए। अब आइए हम एक बार नज़र डाल लेते हैं वो जो 3 बिल हैं, और एक शॉर्ट में एक हम नज़र डालेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुद्दा चला। तो एक शॉर्ट में आपको समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं, खाली ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अभी क्या है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट जो है, इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि अभी तक क्या है कि जो APMC मंडीज़ होती थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कंपनीज, जो मार्केट के मतलब गवर्नमेंट बोलती थी कि इस एरिया में आप आओ, उस एरिया को उन्होंने मंडी घोषित कर दिया, उस एरिया में आओ अपना सामान बेचो, और MSP पे गवर्नमेंट एक MSP सेट करती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर हम ये आपका सामान खरीद लेंगे मंडी के अंदर। और अगर आप मंडी के बाहर बेचोगे तो पहले तो बेचना अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है अब कि पहले बेचना अलाउड नहीं था, जबकि कई सारे लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि पहले भी अलाउड था। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा बोले कि पहले क्या था कि बेच लेते थे किसान, लेकिन वो सही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो भी है वो सब नहीं मिल पाता था। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि APMC मंडी के अगर बाहर जैसे मान लीजिए किसान बेचना चाहें तो अभी क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एक बिल बना दिया एकदम, ये मतलब पास हो गया, एक्ट बन गया। तो अभी क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मान लीजिए अमेजॉन हुआ, वालमार्ट हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या फिर जो भी ये बड़ी बड़ी विशाल मेगा मार्ट हुआ, ये सब है। अभी ये क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मर्स के पास से खरीदते हैं। तो क्या करेंगे जी, आपस में कंपटीशन हो जाए, मान लीजिए 10 लोग गए, किसान एक है, तो किसानों का क्या हुआ कि उन्होंने बोली लगा के खरीद लेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि किसानों को MSP से भी ज़्यादा ऊंचा दाम मिल जाएगा अगर वो ऐसा कंपटीशन करके खरीदेंगे। लेकिन अभी फार्मर्स को भी इससे आपत्ति है, मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूंगा, आप ये मत सोचिए कि मैं वन साइड डिस्कशन कर रहा हूँ केवल। अभी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा किसानों का क्या कहना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है इसके ऊपर। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम बाइस्ड होकर गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूँ। अब ये दूसरा वाला फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। मैंने आपको पहले बताया, तीनों एक्ट के नाम आप याद कर लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पर। अब ये दूसरे वाले एक्ट में क्या कह रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो बड़े बड़े जैसे मान लीजिए रिलायंस हुआ या फिर अडानी हुआ, या फिर ये तो दोनों वैसे ही बदनाम है, और भी मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, या फिर जो भी है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पहले से ही टाई अप कर सकते हैं किसानों के साथ। जैसे मान लीजिए कि लेज़ है, अब लेज़ क्या है कि चिप्स बनाती है आलू का, तो वो जो आलू है वो कहाँ से आता है, तो किसानों से आता है। तो क्या होता है, लेस जाती है पहले सीजन से, जैसे मान लीजिए सीजन चालू होने वाला है, उससे पहले ही लेस चली जाती है किसानों के पास, और किसानों से बोलते हैं कि हमें इस वैरायटी का आलू चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो वहाँ के सारे किसान जो हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अंजाम दिया जाता है। उनका पैसा पहले से फिक्स होता है कि अगर मान लीजिए हमें इस क्वालिटी का आलू मिलेगा तो हम इतने दाम पे खरीदेंगे। तो उससे क्या होता है, दोनों लोगों का फायदा होता है। किसानों को इस बारे में नहीं सोचना पड़ता कि हमारे जो अनाज है वो हम कहाँ बेचेंगे उगने के बाद, और लेज वालों को भी ये चिंता नहीं है कि हमारे आलू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से दोनों का फायदा होता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये दूसरा वाला जो है इसको भी लीगलाइज कर दिया गया है इंडिया में। पहले क्या था, ये कुछ कंपनियां करती थी मतलब अपने लेवल पे, लेकिन गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं करती थी। अब क्या है, गवर्नमेंट ने एकदम एक्ट ला दिया है इसमें, तो मतलब गवर्नमेंट भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें सपोर्ट करेगी। तो 2 एक्ट तो ये हो गया। अब तीसरे वाले के बारे में बात कर लेते हैं, इसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये वाला जो है इससे किसानों को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आम जनता को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि क्या है कि इस बिल के तहत पहले क्या था कि हमारे यहाँ पे आपको पता होगा बहुत ज़्यादा भुखमरी थी हमारे यहाँ पे, इतना सफिशिएंट अनाज नहीं था कि इंडिया की जितनी जनसंख्या है उन सबको खिलाया जा सके सही तरीके से। तो हम क्या कहते थे, हमें कहता था शिप टू माउथ इकोनॉमी है, मतलब हमारे यहाँ पर जितना राशन होता था वो एक अमेरिका था, अमेरिका देश है जो, वहाँ से गेहूँ आता था इंडिया में, तब हम इंडिया के जो लोग हैं वो खा पाते थे। क्योंकि इंडिया में क्या था, पहले इतना गेहूँ उगता नहीं था। तो अब तो क्या है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट टाइप हो गया है गेहूँ चावल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उस टाइम के समय के हिसाब से कानून बना हुआ था कि गवर्नमेंट बोलती थी कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा किसी ने होर्डिंग करी, होर्डिंग का मतलब कि अपने यहाँ पे गोदाम भर लिए, और बाहर जो है वो मान लिया कि चावल की ज़रूरत है किसी एरिया में, और वहाँ के जो बड़े बड़े जो बेचने वाले दुकान वाले हैं उन्होंने क्या किया, होर्डिंग कर लिया अपने दुकान के अंदर ही, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख टन इकट्ठा कर ले। तो उससे क्या होगा कि बाहर जो है दुकान के जो अलग अलग छोटी छोटी दुकानें हैं उनके पास चावल ही नहीं रहेगा। जब चावल नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर वो दुकान वाला जो बड़ा वाला स्टॉकिस्ट है वो बोलेगा कि मेरे पास चावल पड़ा हुआ है, कहीं से आ गया है, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो पहले अगर मान लीजिए कि वो नॉर्मल हर दुकान में बिक रहा होता तो उसका दाम जो है वो 20 रुपये किलो होता, लेकिन अब अगर वो उसने स्टॉक कर लिया तो क्या होगा, उसका मोनोपोली हो जाएगी। जब मोनोपोली होगी तो क्या करेगा, 20 की जगह बोलेगा भैया 40 रुपये किलो है, अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं खरीदते भाई तुम्हारी इच्छा है, मतलब 40 रुपये किलो बेचेगा। तो ये क्या करते हैं, ऐसे पहले होर्डिंग कर लेते थे लोग और स्टॉक कर लेते थे बहुत ज़्यादा, फिर ऊंचे दामों में बेच देते थे। तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है गेहूँ चावल की, तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, बोला है कि अब जितना जो चाहे वो स्टॉक कर सकता है, और जब तक कोई ऐसी कंडीशन ना बन जाए कि मतलब जैसे वार ना हो जाए या फिर कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आपदा ना आ जाए, तब तक गवर्नमेंट जो है वो इस जो पहले ही वो लिमिट लगा देती थी वो लिमिट नहीं लगाएगी। अब कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है।
तो यहाँ तक हमने 3 बिलों के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। अब थोड़ा एमएसपी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को एमएसपी कोई डाउट रह गया हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ध्यान से एमएसपी यहाँ पर सुन लिया, तो मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। अगर आपने सही से सुन लिया तो आपका एमएसपी से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एमएसपी क्या होता है कि एफसीआई जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में जब फूड शॉर्टेज हो गया था तो क्या था, लोग किसान जो थे वो उगाते भी नहीं थे बहुत ज़्यादा गेहूँ चावल, क्योंकि उनको दाम नहीं मिल पाते। तो एमएसपी एफसीआई जो थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो थी, उन्होंने एक एमएसपी सेट किया। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उन्होंने बोला कि जो भी गेहूँ और चावल, मेनली पहले 2 ही चीज़ों पे था ये, फिर गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करती गई और आज तो ये 20 से भी ज़्यादा सामानों के ऊपर एमएसपी है, कि जैसे मस्टर्ड के ऊपर भी है, शुगर केन के ऊपर भी है। मतलब आजकल तो जो भी मेन एग्रीकल्चर जो कमोडिटी होती है उन सबके ऊपर है, लेकिन पहले क्या था, केवल गेहूँ और चावल के ऊपर था एमएसपी। तो गवर्नमेंट ने 1965 में लेके आई कि जो भी गेहूँ और चावल उगाएगा, वो जितना भी उगाएगा, अगर मान लिया गवर्नमेंट ने सेट कर दिया रेट, तो हर साल जब भी जो सीजन आता है, जैसे मान लिया कि ये खरीफ सीजन होता है रबी, तो सीजन से पहले ही गवर्नमेंट सेट कर देती है कि इस वाली फसल पे इतना दाम हम देंगे और उसके बेसिस पे हम तुमसे फसल खरीद लेंगे, तुम चाहे जितना भी उगा लो। तो इस तरीके से एफसीआई ने एमएसपी सेट किया हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ 1965 के बाद, फिर मैंने आपको बताया कि पहले हम गरीब देश थे बहुत ज़्यादा ही, हमारे यहाँ भुखमरी थी, हमारे यहाँ पे लोग जो थे वो, हमारे यहाँ पे इतना अनाज नहीं होता था कि हम अपना काम चला पाएँ। फिर धीरे धीरे समय चेंज हुआ, लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस तरीके से हम जो जाकर के आगे चल के 1990 तक हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। एग्रीकल्चर जो भी चीज़ होती है, गेहूँ चावल चीनी, इन सब चीज़ों में हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब कभी अगर कुछ अकाल वकाल पड़ गया वो एक अलग बात है, कभी बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, वहाँ पे हमें मंगाना पड़ता है, मतलब वो कभी कभार, नहीं तो हम क्या है वैसे सेल्फ सफिशिएंट है अपना जो भी एग्रीकल्चर की नीड्स होते हैं। लेकिन 1990 में क्या हुआ कि जैसे लिबरलाइजेशन हुआ था, तो और सारी चीज़ें सेक्टर जो थे वो खोल दिए गए, लेकिन क्या हुआ कि फूड जो सेक्टर था वो नहीं खोला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमने हर सेक्टर में जो है वो हमारे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं या फिर जो हमारे जो कह सकते हैं हम उद्योगपति हैं या बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों से हमने बोल दिया कि आप और सेक्टर्स में चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो बाहरी कंपनियाँ आती हैं जैसे वॉलमार्ट हुआ या विदेशी कंपनी है, वो सब भी हमारे जो दूसरे सेक्टर्स में है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उन्हें उसे गवर्नमेंट ने सिक्योर करके रखा कि इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर क्या समय बदलता गया धीरे धीरे, तो आप ये देखिए कि अब हमारे यहाँ पे सफिशिएंट फूड होने लगा। इसका सफिशिएंट फूड होने का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी माल न्यूट्रिशन भुखमरी बंद हो गई। हमारे पास फूड तो है, लेकिन हम उस फूड को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि जो है वो सही ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुँच पाए, इसकी अभी भी दिक्कत है। तो हम वैसे गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे कि आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा कि स्कूलों में खाना मिले, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अभी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरीके सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा धांधली है इन चीज़ों में। तो गवर्नमेंट को इसको इस और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जो हमारे जो उद्योगपति हैं, जो इंडिया के या फिर जो विदेश के भी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो गया उसके बाद से, तो ये सारी कंपनियां चाहती हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि हमें भी एग्रीकल्चर में हम भी जा करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा लेस करता है ऐसा कुछ हम बड़े लेवल पर कर पाएँ, हम बहुत ज़्यादा एक जगह से प्रोक्योर करें, फिर हम अपने हिसाब से रेट डिसाइड करके आगे बेच पाएँ। तो ऐसा ही ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये सब भी चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि एक दिक्कत आ रही है कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे उद्योगपति हैं, अब जो किसान है वो तो बेचारा गरीब है, तो उसमें क्या है कि वो लोग उसके ऊपर प्रेशर बना करके और रेट कम करवा सकते हैं। वो बोलेंगे कि इतने में देना है दो, नहीं तो मत दो, हम इतने में खरीदेंगे। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। अब क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे कि ऐसी कंडीशन ना आ पाए और फार्मर जो है प्रताड़ित ना हो। मतलब गवर्नमेंट को एक तरीके से रूल और रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा इस मामले में, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। अब हमारी तरफ से एक सजेशन है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा, मतलब मैंने भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, उसके अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि मैं ये वाला सुझाव जो है काफ़ी बढ़िया है अगर गवर्नमेंट लेती है इसे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कई सारी बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, जैसे अंबानी आ गया, अडानी आ गया, अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया और भी वॉलमार्ट आ गई, बिग बाजार आ गया, जो भी मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो सारे प्लेयर्स आ गए, और वो मान लीजिए किसानों से खरीदना चाहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाएगी, जब अगर मान लीजिए जो एपीएमसी मंडीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनीज थी, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एमएसपी पे लोग खरीदते हैं, वहाँ पे जा करके वो गवर्नमेंट बोली कि एपीएमसी की जरूरत नहीं है, उसे हटा देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये कर सकती है गवर्नमेंट की एपीएमसी भी रहेगी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी रहेंगे। और महाराष्ट्र में ऐसी कई जगह पे ऐसा कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट लेवल पे उन्होंने किया हुआ है ये काम, और वहाँ पे सही तरीके से चल रहा है ये काम। तो ये वाला काम जो है गवर्नमेंट पूरे नेशनल लेवल पे भी कर सकती है, ताकि जो फार्मर्स होंगे उनको भी परेशानी नहीं होगी। जो एमएसपी पे बेचना चाहे वो एपीएमसी में जाकर बेच सकता है, और अगर एमएसपी से अगर उसको लग रहा है कि ऊंचे दाम पे मिल रहा है, अगर कोई किसान से खरीदना चाह रहा है कोई कंपनी, तो वहाँ पे बेच दे, तो किसानों को भी बल्ले बल्ले, और जो हमारी जो कंपनी खरीदना चाह रही है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एपीएमसी भी रहे, तो साथ में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी स्पेस बनाया जाए, प्राइवेट मंडीज भी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाए, ताकि दोनों लोग आकर के अपना अपना गेम जो है वो खेल सकें। अब देखिए मैंने आपसे बोला था कि हम कॉन्सर्न्स जो हैं फार्मर्स के उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, तो ये वाला अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको भी पहले ही बता दिया था कि इंडिया में 86% जो फार्मर्स हैं, मतलब जो
टोटल 100% में 86% फार्मर्स हैं जो कि स्मॉल हैं और मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मतलब उनके पास जो टोटल ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। ये बहुत ही छोटी ज़मीन है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे 250 200 हेक्टेयर से नीचे तो किसी पे ज़मीन ही नहीं होती है। अगर अमेरिका वगैरह में चले जाएँ तो वहाँ के जो विदेशों के जो फार्मर्स होते हैं वो बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के साथ अपनी पहले से टाई अप कर लिया और जब प्रोडक्शन हुआ उनका तो उन्होंने बेच दिया। तो इंडिया में लेकिन ये वाला नहीं चल पाएगा। इंडिया में क्या है, किसान बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि 86% जो हमारे फार्मर्स हैं उनका क्या होगा। मान लीजिए कि जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं 10% लगभग या फिर 5% मान लीजिए कि उनका तो चलिए काम चल जाएगा, उनके पास 10-10 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो तो अपना काम चला, लेकिन जो छोटे वाले हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटे वाले किसान हैं वो सोच रहे हैं कि जो भाई बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी वो हमारे ऊपर प्रेशर बना देंगी और गवर्नमेंट एमएसपी भी हटा लेगी, तो हम एमएसपी पे जाके हम बेच ही नहीं सकते। तो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी वो बोलेंगी भाई इतने रेट पे देना है तो दो। तो जितने किसान ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है अपने फील्ड में वो भी उनको अगर रिटर्न ना मिल पाए तो फिर क्या रास्ता बच जाएगा। वही जो अभी मैंने बोलते हो तो बहुत ख़राब लगता है, लेकिन जो आपको पहले बताया 10,000 फार्मर्स ने 2019 में सुसाइड किया, ये काम आगे भी और तेज़ी से बढ़ सकता है। इस बारे में गवर्नमेंट को ध्यान से बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है। अभी क्या है, गवर्नमेंट जो ये वाला अभी नया फार्म जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला लेके आई है, इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये रिटर्न नहीं होंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर जो फार्मर कर रहा है वो उसने और किसी कंपनी ने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में आके कंपनी जो है वो पलट गई, बोले कि हम इतने में नहीं खरीदेंगे, हम नीचे रेट करो तब खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो फिर क्या है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अभी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अभी तो एमएसपी है तो जब तक एमएसपी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कल को एमएसपी हट जाती है तो फिर क्या करेंगे, जो बिजनेसमैन है वो बैठ के डिसाइड करें। अब बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, वो ये नहीं है कि वो चैरिटी करने के लिए आ रहा है। वो तो भाई कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट वो आम जनता है, आम किसान है, उनके ऊपर प्रेशर बना देंगे कि भाई हमें सस्ते में आना चाहिए, अगर इतने में दोगे तो हम तुमसे लेंगे, नहीं दोगे तो दूसरे से ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स का बहुत घाटा हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि अभी काफ़ी सारे लोगों, क्योंकि अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हुआ या फिर जो दूसरी पार्टीज़ हैं, और भी कई सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हम जिनको कहते हैं, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि आगे चल के अभी अगर गवर्नमेंट एपीएमसी मंडी हटा देगी तो आगे चल के एमएसपी भी हटा देगी। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारा ज़्यादा फियर है फार्मर्स के अंदर। तो अगर गवर्नमेंट आराम से जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेगी तब तक इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो अभी तक ये काफ़ी हॉलिस्टिक डिस्कशन किया है हमने। अब आइए हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि इससे टोटल से हम क्या कह सकते हैं। तो भाई सबसे मेन मुद्दा जो है एमएसपी, एमएसपी के ऊपर तो भाई बैठ के डिबेट होनी चाहिए प्रॉपर, और एमएसपी खत्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम टोटली ये नहीं कह सकते कि इंडिया के फार्मर्स को हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और विदेश में ऐसा नहीं होता। भाई हर देश की, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, हर जगह की जो गवर्नमेंट है वो अपने किसानों को सपोर्ट करती है। क्योंकि भाई जब खाने को नहीं रहेगा तो फिर तरक्की और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, वो तो बाद में आएगी, पहले खाने के लिए चाहिए। तो जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो भी अपने फार्मर्स को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करती हैं। तो इस वजह से एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट खुद भी बोलेगी हम एमएसपी जो हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन जब फार्मर्स कहते हैं लिखित में दे दो या फिर इसके ऊपर कानून बना दो एमएसपी के ऊपर, तो दिक्कत हो जाती है। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं नहीं, आनाकानी करने लगती है। तो ये बहानेबाजी नहीं चल पाएगी, गवर्नमेंट को एकदम बैठ के डिबेट करनी चाहिए प्रॉपर, और या तो एमएसपी के ऊपर कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब क्या है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बड़े बड़े हमारे, वो ऐसा बोलते हैं जो नए फार्म बिल्स हैं, एग्रीकल्चर बिल्स हैं, इससे क्या है कि जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जो गवर्नमेंट है उसका जो मोटिव है वो जो चाहती है वो काफ़ी बढ़िया है। तो कई सारे फार्मर्स हैं जो इसका विरोध करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट का मोटिव इतना ही बढ़िया है तो एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाती है, एमएसपी खाली बोलने से क्यों, जब सारे किसान एक साथ आके बोलते हैं कि एमएसपी को कानून बना दो, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, और गवर्नमेंट भी एमएसपी बना दे, गवर्नमेंट तो बिल पास कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम बिल तो नहीं पास करेंगे, एमएसपी को लीगलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है बात फंस जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सब, हमारी जो ये वाली प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं कि जो फार्मर्स हैं वो एकदम आंख बंद करके भरोसा करने के मूड में नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये गवर्नमेंट जो कहती कुछ है करती कुछ है। देखिए, मैं किसी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट या फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, मैं आपको ये केवल बता रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट सब कुछ एकदम फ्री हैंड फ्री मार्केट पे छोड़ देगी कि जो कुछ होगा वो सही होगा, मार्केट अपने आप डिसाइड कर लेगी रेट क्या है, फार्मर्स अपने आप डिसाइड कर लेंगे कितना सामान किसको बेचना है, तो फिर यहाँ पे क्या है कि कुछ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फार्मर जो है वो इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई उनका ग्रुप नहीं है कि मान लीजिए 1 लाख 10 लाख किसान साथ में आ गए तब फिर उनको प्रसार नहीं बना पाएंगे ये जो बिजनेसमैन है। लेकिन क्या है, इंडिया में छोटे छोटे किसान हैं, सब अपना अलग अलग फार्मिंग करते हैं, इस वजह से क्या है इनको आसानी से दबाया जा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। अब और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी पेंडेमिक हो गया था तो हमारा चाहे सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, दोनों खड्डे में चले गए थे। केवल एक फार्मिंग सेक्टर ही ऐसा था जिसने 2% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाया था। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वही इंडिया की जान है। अगर इंडिया उस पर, अगर हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, अगर हमारी 150 करोड़ जनसंख्या होने वाली है अगले 10-20 साल में, तो अगर हम अपने फार्मर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आधे लोग भुखमरी से मर जाएंगे।
तो आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाता रहता हूँ। इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।